हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इस सेशन में जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग जोन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहे एलडीसी हो, जेएसएससी एलडीसी की बात करें, या फिर एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, या फिर फील्ड वर्कर की बात करें। जितने भी तमाम झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और रेलवे का भी अगर कोई तैयारी करते होंगे, रेलवे एनटीपीसी का, तो उसके लिए भी जो है वैसे एस्पिरेंट्स के भी लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे जनरल साइंस और झारखंड जीके के एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनरल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, रेलवे सामान्य विज्ञान क्वेश्चन बैंक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी ब्रिज की आयु कैसे पता चलती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी ब्रिज की जो एज होती है वो कैसे पता चलती है। तो वलयों को गिनकर, वलयों को जब गिनते हैं तो उससे किसी भी ब्रिज का, किसी भी पेड़ का एज पता चल जाता है कि उस ब्रिज की कितनी एज हो रही है। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स यानी जल संवर्धन का जो मतलब होता है बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के जो है पौधे उगाने की प्रक्रिया को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिना मिट्टी के पादप उगाना ही जल संवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे जो है जनरल साइंस और झारखंड जीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेकर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। जो बच्चे होते हैं, बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, तो उसका जो लिंग होता है, जो सेक्स होता है, वो कैसे निर्धारण होता है। तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। पिता के गुणसूत्रों से ही ये डिसाइड होता है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाला है। बेबी गर्ल होने वाला है। तो याद रखिएगा, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो विटामिन बी1 जो है ये कमी होने की संभावना रहती है। जो लोग डेली बेसिस पे मक्के की अनाज को मुख्य रूप से सेवन करते हैं, तो उस स्थिति में विटामिन बी1 की कमी हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो किसी भी सदिश का जो परिमाण जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। कपास रेशा जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो कपास के बीजों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कपास के जो बीज होते हैं उसी से कपास रेशे तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते होंगे, आरआरबी गुवाहाटी 1993 से लिया गया है। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों को रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन है जनरल साइंस के,
उसको मैं 1993 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं जो है डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1993 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेलवे को अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको उस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। तो आरआरबी गुवाहाटी 1993 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें क्या है, ताज़े निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ताज़े निकले जो मूत्र होता है, जो हम लोग यूरिन पास करते हैं, तो जो ताज़ा यूरिन होता है उसमें कोई ख़ास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज़ गंध आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो मेन कारण है, जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद जो ताज़े मूत्र होते हैं, ताज़े जो यूरिन होते हैं उसमें अमोनिया जैसी तेज़ गंध आने लगती हैं। तो याद रखिएगा, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाने के कारण। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं, कैट फिश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? इसके पीछे का वजह, इसके पीछे का कारण क्या है? तो वतावशय यानी स्विम ब्लैडर के कारण, स्विम ब्लैडर के कारण ही जो है ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूब पाती हैं, नहीं डूबती हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सबसे पहले विषाणु को जो है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? उनका जो नाम है WM स्टेनले, WM स्टेनले। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रेगर जो थे, ग्रेगर मेंडल, वो किस पौधे पर रिसर्च करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पे रिसर्च किए थे। बौने पौधे और लंबे पौधे पे मटर के दो अलग अलग पौधे लिए थे, बौने और लंबे पौधे, उससे जो है आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल जी ने। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है। याद रखिएगा, लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट है, आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में जो पूछे हुए क्वेश्चन से उसके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायलिसिस पे, जिसे अपोहन कहा जाता है। जैसे देखते होंगे, जो व्यक्ति होती है अगर जिसकी किडनी खराब हो जाती है, क्या होती है, किडनी खराब हो जाती है, जिसके जो है फिल्टर खराब हो जाते हैं, किडनी फिल्टर, तो उसके ब्लड में केराटिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्लड में केराटिन यानी अशुद्धि की मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो नेचुरल किडनी होता है वो उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उस अशुद्धि को ब्लड से हटाने के लिए डायलिसिस प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाता है ताकि उसके ब्लड को शुद्ध किया जा सके। तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है डायलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो आयरिस, इसका राइट आंसर है परितारिका यानी आयरिस। यही डिसाइड करता है, आयरिस ही है जो डिसाइड करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो आँख का जो रंग होगा काला होगा कि नीला होगा या फिर भूरा होगा। तो याद रखिएगा, ये डिसाइड कौन करता है? आयरिस। अगला प्रश्न है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? देखते होंगे किसी को जो है इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी होता है धूल मिट्टी से, तो जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा जो होता है, कौन सा पार्ट सूजन
की वजह से गुलाबी हो जाता है सूजकर। तो इसका राइट आंसर होगा कंजक्टिवा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? कंजक्टिवा। अगला प्रश्न है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं तो जो दूध पीते हैं तो उन स्तनों में जो है दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्तनों में दूध का जो निष्कासन होता है वो ऑक्सीटोसिन की मदद से ही होता है। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन कहाँ पे होता है जिसे फर्टिलाइजर कहा जाता है? निषेचन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग कहाँ पर होता है? तो निषेचन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब जिसे डीम वाहिनी नली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विरस्व वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो दर और नाइट्रोजन में संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? कौन सा पादप का जो फूल होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया एक ऐसा पादप है जिसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। अगला है आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे हुए क्वेश्चंस, जो कि ये 1993 के प्रीवियस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक को जो है किस कार्य क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कौन से वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या है, जिसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेल्विन कैल्विन जी को नोबेल पुरस्कार मिला है फोटोसिंथेसिस पे काम करने के लिए ना। तो याद रखिएगा, मेल्विन कैल्विन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। देखते होंगे जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, जैसे रनिंग किया, जब आप एक्सरसाइज करते होंगे, रनिंग जैसे एक्सरसाइज करते होंगे, तो रनिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी पेन होती होगी, दर्द होता होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से हमारे बॉडी में, शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है, जिसे लसीकाणु कहा जाता है, तो ये जो है रोगों के प्रतिरोध पैदा करती है, यानी रोगों से लड़ने के में मदद करती है लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, लाइफ पीरियड आखिर कितना होता है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 120 दिन। ठीक है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जो जीवन काल होती है वो 120 दिन होता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग और भी चाहते हैं कि जनरल साइंस जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया जाए ताकि हम लोगों को झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों की सोच को समझ सकूं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। याद रखिएगा, सीरा रक्त को जो है ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है,
वाणिज्य यानी कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो कॉमर्शियल काग जो है ये ओक के वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसे बलूत कहा जाता है। और ओक जो है ओक जो है रेगिस्तान वाले इलाके में मिलता है। रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं, इलाके होते हैं, वहीं पे ओक का वृक्ष मिलता है। तो ओक का जो वृक्ष से कॉमर्शियल काग प्राप्त होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, कौन सा वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, तो ओक के वृक्ष से होता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन जो है चेंगथंगी बकरी के नस्ल से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, और ये चेंगथंगी बकरी की एक नस्ल होती है, उसी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? देखते होंगे कुछ जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, वो जनन करने में असफल होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। जिस तरीके से देखते होंगे इंसानों में भी जो है, कुछ महिलाओं में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरीके से मवेशियों में भी बांझपन के जो रोग होती है वो पाई जाती है। तो वो किसके कारण होती है? तो बैंग रोग के कारण होती है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा मवेशियों में जो बांझपन की जो रोग होती है, उसके पीछे का जो कारण है वो है बैंग रोग। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सिरोसिस से मरते हैं। जो अधिक शराब का सेवन करते हैं, एक्सेस वाइन पीते हैं, तो उन लोगों को सिरोसिस, जिसे सूत्रण रोग कहा जाता है, होने की चांसेस अधिक होते हैं, और उसको इस बीमारी से जान जाने की भी खतरा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम जो है किसका काम करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम का जो मुख्य काम है वो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। अगला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसको जेरोफाइट कहा जाता है, जिसे हिंदी में मरुदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुदभिद कहा जाता है। ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाछा शर्करा जिसे ग्लूकोज कहा जाता है या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो इस विधि का जो नाम है ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोज या मधुजन जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है, तो इस बनने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक अम्ल, जो कि सभी जीवधारियों में एक ऐसा यौगिक होता है जो अधिक मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा यौगिक है? न्यूक्लिक अम्ल। एक यही जो यौगिक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सभी जीवधारियों में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले ये है कंपाउंड है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो है केंद्रीय धान रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो कटक, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? वो मछली के नाम बताना जिसमें सल्क नहीं होता है। तो कैटफिश में जो है सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो स्विम ब्लैडर के कारण
ज़्यादातर मछलियाँ नहीं डूब पाती है? इसका सही आंसर होगा वाताश्वाशय यानी स्विम ब्लैडर के कारण। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हम करवा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन गलती से जो है पीपीटी बनाने के दरमियान में ये क्वेश्चन फिर से लगे हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो भोपाल में जो एक कांड हुई थी, ठीक है, गैस लीक की जो मामला सामने आई थी, और ये कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भोपाल में जो है 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस लीक हुई थी जिससे बहुत से सारे लोगों की जान चली गई थी, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की। तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये जो है काफ़ी खतरनाक टॉक्सिक गैस होती है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं, मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी और मेसाना है। ये जितने भी नस्लें देख रहे हैं ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। इस तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे 1993 के, और भी क्वेश्चंस है तो मैं उसको अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो मैं जो है डेली बेसिस पे आप लोगों को 1993 से लेकर के 2022-23 तक के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं उसको मैं करवा दूंगा। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए, डेली बेसिस पे अपडेट लेने के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।